Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hasnan Raza, your facilitator for CAF 7 Company Law. Before getting into the subject introduction, let me give you a very brief introduction about myself. My name is Hasnan Raza and I am a qualified chartered accountant. I qualified in January 2024 along with a merit certificate in the period of 4 years. I am currently associated with A. Ferguson as a senior audit associate. Let's talk about the subject. We have bifurcated this orientation into 4 different components. The number 1 component is what company law is. What is the introduction to company law? How does the company operate? ग्रेड ए के अंदर आपने एक लॉ पढ़ा जिसका नाम था बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ डील करता था कि हाउ डज अ सोल ट्रेडर एंड अ पार्टनरशिप वर्क. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किस तरह होना है, कंपनी ने अपने ऑपरेशंस किस तरीके से चलाने हैं, कंपनी ने अपने ऑफिसर्स किस तरीके से अपॉइंट करने हैं, कंपनी ने कब अपनी मीटिंग्स करनी है, कंपनी को कब अपने एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोज करने होते हैं, कब 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 जाके उसने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, एंड देन इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कंपनी ने क्लोज होना है तो हम भी इसी सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. इफ़ कंपनी वांट्स टू वाइंड अप तो वो किस किस प्रोसेस से और किस किस कंप्लायंस से गुजर के वाइंड अप हो सकती है. सेकेंडली हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे. कोर्स आउटलाइन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कितनी ग्रिड्स हैं, क्या वेटेज है उन ग्रिड्स की और उन ग्रिड्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं. नंबर थर्ड हम पास रिजल्ट्स की डिस्कशन करेंगे कि आप पास रिजल्ट्स रहे हैं, आइदर वो डिक्लाइनिंग है या ग्रोथ आ रही है आफ्टर दी बाइफर्केशन ऑफ बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फिर नंबर 4 पे हम अदर एस्पेक्ट्स की डिस्कशन करेंगे कि एग्जामिनर कमेंट्स क्या हैं, वो क्या हमसे एक्सपेक्ट करता है और क्या गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं जो फेलियर की वजह बनती है. अच्छा, अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके का है. 15% हमारे MCQs होते हैं. उसके बाद 85 मार्क्स वुड कंसिस्ट ऑफ दी क्वेश्चन बेस्ड पेपर होगा और उसके अंदर कुछ पोर्शन हमारा जो होता है वो रिटेंशन बेस्ड होता है जो कि थ्योरी होती है जिसको हमें याद करना पड़ता है. अदर देन दैट द 45 मार्क्स वुड बी फ्रॉम केस स्टडीज़. केस स्टडी पर एग्जामिनर का कुछ एक्स्ट्रा फोकस रहा है अगर कंपेयर किया जाए फ्रॉम द पास्ट. जब से सब्जेक्ट अलग हुआ है एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है केस स्टडीज़ पर. चूँकि हमें फाइनल के अंदर जाके हमारे पास पूरा का पूरा पेपर जो होता है वो केस स्टडी बेस होता है, तो एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही तैयारी करें कि किस तरीके से केस स्टडी को हैंडल करना है. अगर हम ग्रिड की बात करें, सबसे पहली जो ग्रिड है वो हमारी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी है और इशूएंस ऑफ शेयर है. कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, किस तरीके से इसकी शेयर्स की इशूएंस होती है. ये ग्रिड के 15 से 20 मार्क्स हैं और इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर्स हैं. नंबर 1 इज़ कंपनीज इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स एंड रेगुलेशन. कंपनी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपनी ने फॉर्म किस तरीके से होना है, कंपनी कितने तरीक़ों की होती है, कंपनी शेयर कैपिटल के साथ भी बन सकती है, कंपनी बगैर शेयर कैपिटल के साथ भी बन सकती है, कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन सी कंप्लायंसेस हैं, कौन कौन सी रेगुलेशंस उस पर अप्लाई होती हैं, उन सारी चीज़ों की डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे. अगला चैप्टर हमारा मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स है. अगर हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो हर कंपनी का आर्टिकल भी होता है, मेमोरेंडम भी होता है. व्हाट इज़ आर्टिकल, व्हाट इज़ मेमोरेंडम. मेमोरेंडम एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कंपनी के बनाने की वजह होती है, कंपनी वजूद में क्यों आई. एंड देन आर्टिकल्स के हाउ वुड द कंपनी वर्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह कंपनी ने कंप्लायंसेस करनी है, किस तरह कंपनी ने अपने ऑपरेशंस चलाने हैं, ऑल दैट. फिर अगला चैप्टर हमारा इस ग्रिड के अंदर आता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी ने शेयर कैपिटल बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ा सकती है, कम करना है तो किस तरीके से कम कर सकती है. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट ग्रेड वुड बी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये एक पिछले ग्रेड्स के मुकाबले में एक बड़ी ग्रेड है. दैट लास्ट ग्रेड वाज 15 to 20 मार्क्स और ये ग्रेड हमारी 20 से 25 मार्क्स की है. इसके अंदर भी हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं. नंबर 1 इज़ प्रोस्पेक्टस. अगर एक कंपनी अपनी डेट सिक्योरिटी या इक्विटी सिक्योरिटी पब्लिक से को बेचने जाती है और पब्लिक से पैसा रेज करने जाती है तो वो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है और उस प्रोस्पेक्टस में वो ये चीज़ें बताती है कि हाउ द कंपनी वर्क और किस तरीके से वो अपने ऑपरेशंस चलाकर प्रॉफिट जनरेट करती है. वो अपनी सारी की सारी चीज़ें बताएगी ताकि पब्लिक को कन्विंस कर सके कि हमें पैसा दिया जाए. तो इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. दैन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेशन के बाद जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं आएगा हम ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते. तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलेगा हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. फिर द नंबर सेकंड इज़ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस. अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया है, नॉट द इक्विटी, अगर कंपनी ने किसी से लोन लिया है
तो फिर उसको मॉर्गेजेस भी रखवानी पड़ती हैं, कुछ चार्जेस भी रखवाने पड़ते हैं। वो मॉर्गेज एंड चार्जेस अपने रेगुलेटर को इंटीमेट भी करती है। और कब ऐसी पोजीशंस आती हैं जब हमारे हमारे लैंडर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो मॉर्गेजेस फ्री करा सकता है। तो ये सारी की सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर इज़ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस कंप्लाइंसेस को फॉलो करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से उसने इन्वेस्टमेंट किस किस जगह पे वो कर सकती है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपने नाम पर होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने डायरेक्टर के किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज दिस टू दी डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड दी पब्लिक। तो ये सारी चीज़ों की डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर, इसकी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की डिस्कशन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। फिर अगली ग्रेड आती है हमारी मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स एंड CEO। 20 से 30 मार्क्स की है और एग्जामिनर का एक्स्ट्रा फोकस रहता है कि केस स्टडी इससे बनाई जाए। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट एरिया होता है, फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट ग्रिड टू बी स्टडीड होती है, क्योंकि ये बहुत ही रियल बेस्ड ग्रिड है। नंबर 1 इस द चैप्टर नंबर 1 इन दिस ग्रिड इज़ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कितने होने चाहिए कंपनी के अंदर, उनको क्या कंप्लाइंसेस करनी पड़ती हैं, ये सारी डिस्कशंस हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। डायरेक्टर ने कब अपॉइंट होना है, कब उसने रिज़ाइन कर देना है, अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इलेक्शंस कब होते हैं डायरेक्टर्स की, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर इससे ही रिजेंबल करता है, विच इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कब अपॉइंट होता है, उसको कौन अपॉइंट कर सकता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, उसने किस तरीके से काम करना है, उसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, वो चीज़ें हम सारी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर आता है मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। मीटिंग कब कब होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग किस तरीके से होती है, डायरेक्टर्स की आपस के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी से मीटिंग्स होती हैं और उसकी कंप्लाइंसेस क्या होती हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रेड विच इज़ अकाउंट्स एंड डिविडेंड। ये हमारा 15 से 20 मार्क्स का है की ग्रेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आप लोगों से बहुत रिजेंबल करता है, क्योंकि आपने अकाउंट्स और नंबर्स के अंदर आपने ग्रेड ए के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। अच्छा, इसके अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि कंपनी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट किस तरह करनी है। कंपनी ने इनकॉर्पोरेट हुआ, कंपनी ने अपनी इनकॉर्पोरेशन करवा ली, कंपनी ने डायरेक्टर्स रख लिए, कंपनी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख लिए, कंपनी ने ऑपरेशंस अपने चलाए, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, लेकिन एट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट भी करना शुरू कर दिया। अब उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कंप्लाइंसेस है और किस तरीके से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर अगले के अंदर अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया या नहीं किया, कंपनी ने कमाया कितना, कंपनी ने नुकसान कितना किया, कंपनी के टोटल फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी कितना कैसे कमा रही है, कंपनी के कैश फ्लोज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं टू द पब्लिक। वो सारी चीज़ें कब कब रिपोर्ट करनी पड़ती हैं, उसकी डेडलाइंस क्या है, टाइम लिमिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट फॉर यू गाइस कि आपने सब्सिक्वेंटली फर्म के अंदर, ऑडिट फर्म्स के अंदर इंडक्ट हो जाना है। एंड देन जब आप किसी क्लाइंट पे जाएंगे, किसी एंटिटी, किसी कंपनी के अंदर, किसी पब्लिक कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जाएंगे, तो आपने ये चीज़ की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या डेडलाइन है उस अकाउंट्स की, उस कंपनी की क्या डेडलाइन है कि वो अपने अकाउंट्स कब कब अपने रेगुलेटर को देगी। ऑब्वियसली वो जिस डेडलाइन को कंप्लाई कर रही होगी, आपकी जो ऑडिट डेडलाइंस होंगी वो भी इसी से पर्टेन करेंगी। द नेक्स्ट ग्रेड इज़ द वाइंडिंग अप ग्रेड। ये 15 से 20 मार्क्स की है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ एक ही चैप्टर इसके अंदर आता है विच इज़ द वाइंडिंग अप। बाइंडिंग अप और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट अगर मैं बात करूं तो हमने कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करी, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाया, कंपनी की मॉर्गेजेस एंड चार्जेस की बात करी। फिर हमने देखा कि डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट होता है, डायरेक्टर के इलेक्शंस कब होते हैं, सीईओ कब अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, सीईओ की क्या अथॉरिटीज़ हैं, उसके इलेक्शंस कब होते हैं, उसको अपॉइंट करने वाले कौन लोग हैं। देन फिर हमने जब इस इनकॉर्पोरेशन से हम ऑपरेशंस पे आए, ऑपरेशंस के बाद जब ऑपरेशंस कंप्लीट किए तो हमने देखा कि कंपनी ने अगर ऑपरेशंस करने के बाद प्रॉफिट जनरेट किया तो उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्लोजर कैसे होगा, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स को कैसे होगी, एंड देन जो कंपनी ने कमाया वो डिस्क्लोज कंपनी किस तरीके से करेगी। ये सारी चीज़ों के बाद अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द जर्नी ऑफ इस लाइफ टाइम, तो कंपनी की पूरी लाइफ टाइम के अंदर अगर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि कंपनी ने वाइंड अप होना है, तो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने
वाइंड अप किस तरीक़ों से वाइंड अप हो सकती है और किस कंप्लाइंस से गुजर के उसने वाइंड अप हो जाना होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 20 मार्क्स का एरिया है जो कि मोस्ट फेवरेट टेस्टेबल एरिया ऑफ एग्जामिनर है। तो इस पर हम एक्स्ट्रा फोकस करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स इस चैप्टर से हम ले सकें। इसके आगे जो दो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन हैंड ओवर कर रहा हूँ हुदैत को। वो डिस्कस करेंगे आपसे कि पास रिजल्ट्स क्या रहे हैं कंपनी लॉ के, एंड देन एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और इवेंचुअली ARTT आपको क्या फैसिलिटेट करेगा इन दिस कोर्स। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. This is Udaid Wasi from the platform of ARTD Business School and your facilitator for CAF 7 Company Law subject. I am also a graduate of Karachi University and now currently serving as a senior audit associate at KPMG Tasir Hadi & Company. इस फील्ड में मैं स्टूडेंट के साथ पिछले 3 से 4 साल से एसोसिएट हूँ जिसके अंदर मैं उनको डिफरेंट लेवल पे सर्व कर रहा हूँ असिस्टेंट्स के तौर पे। बट नाउ आई एम फॉर्मली हियर एज योर फैसिलिटेटर फॉर CAF 7 कंपनी लॉ। सर हसनैन ने इससे पहले आप लोगों से काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और उसके अंदर उन्होंने आपसे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे तौर पर एक्सप्लेन कर दिया है और इसके अलावा उन्होंने ग्रेड बता दी है कि किस ग्रेड में कितने % कवरेज है मार्क्स की और कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर एग्जामिन होते हैं। मैं जिस पे बात करूंगा मैं आप लोगों से बात करूंगा सर एग्जाम रिजल्ट्स के ऊपर, एग्जामिनर की आप लोगों से एक्सपेक्टेशन के ऊपर और वो गलतियां जो बच्चे CAF 7 में जनरली करते आ रहे हैं जिसकी वजह से उसका पासिंग रेशो बड़ा कम है। चलें एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम रिजल्ट्स की। एग्जाम रिजल्ट्स पे जाने से पहले आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके नेबर्स कौन हैं, इस सब्जेक्ट के नेबर कौन से हैं। ये सब्जेक्ट आता है 7वें नंबर पे, CAF में है 8 सब्जेक्ट, यानी कि ये ग्रुप बी का सब्जेक्ट है। इसके ऊपर अगर मैं देखूं तो FAR2 है, इसके नीचे अगर मैं देखूं तो ऑडिट है और इसके अड़ोस पड़ोस में जो है वो हमारे पास MFA भी आता है। तो जनरली कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे MFA के साथ कंपनी लॉ ले रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो है वो ऑडिट के साथ कंपनी लॉ ले रहे होते हैं, कुछ बच्चे FAR2 के साथ कंपनी लॉ दे रहे होते हैं। अब ऑडिट लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल भी लगता है, एक जो है ना वो कुछ मिसकंसेप्शन भी होती है कि बड़ा मुश्किल है, रुक जाता है, फिर निकलता नहीं है, तो लोग ऑडिट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ FAR2 की तो FAR2 में भी काफ़ी कंसोलिडेशन है, डेफर टैक्स है, IAS 1037 है। बच्चे जब उस प्रैक्टिकल साइड में मेहनत करते हैं ना तो थ्योरी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और इस कॉम्प्रोमाइज़ करने के चक्कर में वही समझते हैं कि यार अगर हमने इस सब्जेक्ट का रट्टा मार लिया तो हम पास हो जाएंगे, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत इससे कहीं दूर है, जो कि एग्जामिनर कमेंट्स हमें बखूबी बताते हैं। चलिए आइए एक एक करके हम इसके पास रिजल्ट्स को देखते हैं और फिर इस सब्जेक्ट के कुछ अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पास्ट एग्जाम रिजल्ट्स की, अगर मैं देखूं CAF 7 का रिजल्ट मार्च 22, सितंबर 22, मार्च 23 और सितंबर 23 यानी कि गुज़श्ता 4 अटैम्प्ट का रिजल्ट अगर मैंने कंपाइल किया है तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मार्च 22 में पासिंग परसेंटेज है सिर्फ 22 मार्क। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उस अटैम्प्ट में पहली मरतबा वाइंडिंग अप टेस्ट हुआ, इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप जॉब का ग्रेड ई जॉब के साथ सर हसनैन ने डिस्कस करी। ये टॉपिक पहली मरतबा एग्जामिन हुआ तो बच्चे प्रिपेयर्ड ही नहीं थे और जाहिर सी बात है जब पहले वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज़ के लिए तो यहाँ पे उनको मुश्किल का सामना हुआ। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो रिजल्ट मुझे थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर 22 में, उसके बाद मार्च 23 में और इम्प्रूव और फिर सितंबर 23 में दोबारा गिर गया। अगर इसको मैं समअप करूँ ना एग्जामिनर की ज़बान में तो एग्जामिनर ने ये कहा कि बच्चे MCQs में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे क्राइमिंग बेस्ड क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट नॉलेज। यानी कि जो आप लोगों ने रट्टा मार के नॉलेज तो गैदर कर लिए लेकिन अगर उसको वो एक केस स्टडी बना के आपको सामने दे दे तो फिर आपने उसको किस तरह अप्लाई करना है, ये उसके ऊपर बात की जा रही है। और ये इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे साथ मिलकर सीखेंगे कि हमने उस याद की हुई चीज़ को केस स्टडीज़ के अंदर किस तरह से ढालना है। आप लोगों को केस लॉ याद होगा, आपको पता होगा भाई ये रेलिवेंट प्रोविजन है, अगर वो आपसे रट्टे वाला सवाल पूछेगा आप लिख दोगे जाके बुलेट पॉइंट्स, लेकिन उसी को सवाल के अंदर प्रेजेंट करना, सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेजेंट करना, ये एक आर्ट है जो आपने सीखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट की कुछ की कंसिडरेशंस के ऊपर। सबसे पहली बात मैं समरी ऑफ एग्जामिनर कमेंट डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक आध पॉइंट में डिस्कस कर भी दिया आप लोगों से। अब वो था सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का, कि बच्चे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू टैकल द सच सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन रेलिवेंट नॉलेज की, वही जो बात मैंने आपसे करी है एग्जाम रिजल्ट के साथ, कि आप लोगों को नॉलेज है, आप लोगों को रटा अच्छा आपका, लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिकल सिनेरियो के केस में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो आपने चीज़ मेरे साथ सीखनी है इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, बच्चों से 3 घंटे में पेपर पूरा होता ही नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है कि वो लिखने की आदत उनको डेवलप हुई नहीं होती।
वो टेस्ट देते नहीं हैं, वो याद करते हैं और सोचते हैं कि यार हम आंसर पढ़ लेंगे, हमारा दिमाग भी ये कह रहा है, आंसर में भी ये लिखा हुआ है, चलो ठीक है आगे बढ़ो एग्जाम में लिख लेंगे। जब पहली मरतबा ड्राफ्टिंग के लिए एग्जाम में पेन उठाते हो ना, तो फिर नहीं लिखा जाता, बिलीव में नहीं लिखा जाता। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इसके लिए हम लोग आपके टेस्ट लिया करेंगे, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा उसका टेस्ट लेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग, आप लोगों के आंसर्स की ड्राफ्टिंग मैं खुद पर्सनली चेक करूँगा, जिससे आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगी। चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर मिड टर्म और फिर मॉक एग्ज़ाम, जब ये सब चीज़ें आप लोग करके जाओगे तो उसके बाद आपकी टाइम मैनेजमेंट की डेफिशिएंसी भी दूर हो जाएगी। और आखिरी में मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग 3 घंटे का टाइमर लगाकर आई कैप का एक पेपर ज़रूर सॉल्व करो, भले लास्ट टाइम का पेपर हो या उससे लास्ट टाइम का पेपर हो, लेकिन आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। ठीक है जी, आगे बात करते हैं कवरेज ऑफ सिलेबस, सेलेक्टिव स्टडीज़। फेलियर की एक बड़ी वजह सेलेक्टिव स्टडीज़ भी है। आप लोगों ने किसी भी पॉइंट पर जाके ना सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, कवरेज करनी है 100%, कवरेज करनी है 100%, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो चीज़ आप छोड़ के जा रहे हो ना वही एग्जाम में टेस्ट हो जाए। बातों का ऐसा होता है, लोग चीज़ छोड़ के जाते हैं, वो एग्जाम में आ जाती है। अब फेल आप लोग होते हो फिर 40, 45, 46, 47, 48, और वही चीज़ आप लोगों ने छोड़ी हुई होती है। तो वही चीज़ जो आप छोड़ के जाते हो वो मेक और ब्रेक का जरिया बन जाती है कभी कभार। ठीक है, तो सिलेक्टिव स्टडी हमने हरगिज़ नहीं करनी, हमने हर टॉपिक को स्मार्ट वे में प्लान करना है, स्मार्ट वे में स्टडी करना है, माइंड मैप्स के जरिए स्टडी करना है, रिटेंशन रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी। ये बात डे 1 पे अपने रजिस्टर्स के अंदर नोट कर लो कि हमने सिलेक्टिव स्टडी को हर सूरत में अवॉइड करना है, बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे रिटन प्रैक्टिस, क्रैमिंग एंड रिटेंशन, जिसके ऊपर मैंने बात करी कि आप लोगों को रट्टा अच्छा है, आप लोगों का, आप लोग क्रैमिंग अच्छी करते हो, लेकिन उसको रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उस चीज़ को रिटन प्रैक्टिस में यानी कि केस स्टडीज़ में आप लोग डिलीवर नहीं कर पाते। तो ये चीज़ किस तरह डेवलप होगी, ये लिख लिख कर डेवलप होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बात करते हैं वाई ARTT, मतलब वाई यू चूज अस एज योर फैसिलिटेटर्स फॉर कैफ 7 कंपनी लॉ। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ में मैं डिस्कस करूँगा टाइमली कोर्स कम्प्लीशन। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरी भी एक ख्वाहिश होती थी कि यार जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो टाइमली कोर्स कवर करवा दे। ऐसा ना हो कि एग्जाम से जो है वो 1 महीने पहले भी जो है ना वो 10-10 तारीख 15-15 तारीख तक एक्स्ट्रा क्लास लग रही हो, सेशंस लग रहे हों। और मतलब स्टूडेंट जनरली क्या चाहता है, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि यार 1 महीने पहले हमें फ्री कर दो, हम 1 महीने पहले सिर्फ अपना बैठ के रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ होंगी वो पूछेंगे। 1 महीने पहले कुछ नया पढ़ने की कैपेसिटी ना जनरली नहीं होती स्टूडेंट्स की, तो वैसे ही पेंडिंग लेक्चर होता है तो नया के पढ़ेंगे। तो मेरी और सर हसनैन की ये कोशिश होगी कि आपको कोर्स टाइमली कंप्लीट करवा दी जाए, कम से कम 1 महीने पहले आपसे सारे कोर्स अलॉन्ग विद टेस्ट, मॉक्स, सब कुछ फाइनल कर दिया जाए, ताकि वो एक आखिरी महीना आपके पास प्लानिंग के लिए हो, अलॉन्ग विद योर नेबर सब्जेक्ट्स जो भी हैं, FAR2 है, MFA है, ऑडिट है, किसी के 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी का 1 होगा, तो आप लोग उसको अकॉर्डिंगली स्मार्टली प्लान कर सको। 1 महीना आपका, वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में मैं बात करूँगा कॉम्प्रीहेंसिव ई-लर्निंग मटेरियल की। इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। देखो, जो लॉ की वर्डिंग होती है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप लोग अब अगर अपनी स्टडी टेक्स्ट उठा के देखोगे ना तो आप उसको रीड करो, आपको कोई 20-30% चीज़ें समझ आएंगी, 70% ऑफ द केस में आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। वो लॉ की इतनी मुश्किल वर्डिंग होती है। अब अगर आप लोग वो वर्डिंग याद करने बैठो, मेमोराइज करने बैठो, आप लोगों से नहीं होना। तो इसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला है कि स्टडी टेक्स्ट को 100% सामने रखते हुए एक ऐसा ई-लर्निंग मटेरियल डेवलप किया है कि जो इजी टू रीड है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो उसको अगर आपने पढ़ लिया, उसको अगर आपने याद कर लिया, यू आर गुड टू गो। आपको स्टडी टेक्स्ट, यू कैन ईजिली अवॉइड स्टडी टेक्स्ट अगर आपने उन नोट्स को सामने रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कर ली। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे माइंड मैप्स। वही मैंने माइंड मैप्स की आपसे बात की इससे पहले कि मैंने हर टॉपिक के जो टॉपिक मेरे पास हैं उसके मैं माइंड मैप्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो जिस माइंड मैप से मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो वही माइंड मैप्स आपके सामने होंगे। उसी माइंड मैप्स को आपने याद करना है और उसी माइंड मैप से फिर आप फर्दर ड्राइव कर सकते हो। जब आपको मेन हेडिंग याद होगी, मेन कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होंगे, तो यू कैन इजिली मैनेज टू रिटेन मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट। व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट में मैं वैसे ही काफ़ी एक्टिव हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई हैव बीन एंगेज विद CA स्टूडेंट्स इन असिस्टेंस मैटर्स फ्रॉम द लास्ट 3 years। तो बड़ा एक अच्छा जो है वो लोगों से इंटरेक्टिव रहता है व्हाट्सएप ग्रुप हमारा। तो इसलिए कैफ 7 में भी हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों के जो कंसर्न हैं, जो परेशानी है, आप लोगों ने बस टीचर को टैग करना है, आपने पूछना है। जैसे ही हमारी फर्स्ट अवेलेबिलिटी होती है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप देखेंगे, आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद आखिरी में आता है प्रैक्टिस ऑफ मैक्सिमम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जामिनर की शिकायत दूर करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। एग्जामिनर की शिकायत क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट नॉलेज आप लोगों के पास नहीं है। आप लोग क्रैमिंग करते हो लेकिन आप लोग उसको केस स्टडी के अंदर डिलीवर नहीं कर पाते हो। इसकी प्रैक्टिस हम दोनों मिलकर साथ करेंगे।
आप इसकी प्रैक्टिस हमारे साथ करेंगे और इंशाल्लाह ये आर्ट आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि आप लोगों की जो रिटेंशन वाली चीज़ें हैं उसको अगर केस स्टडीज़ में एग्जामिनर पूछ ले तो कैसे डिलीवर करना है। इसके लिए हमारे पास सोर्स मटेरियल होगा ICAP की केस स्टडीज़ पास्ट पेपर्स की। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं खुद भी केस स्टडीज़ आप लोगों के लिए डेवलप करूँगा और ऐसी चीज़ें सिखाएंगे आप लोगों को जिससे आप लोग केस स्टडीज़ आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक अच्छा सेशन रहेगा और कोई भी आप लोगों के कंसर्न्स हो क्वेरीज हो सो यू कैन नोट माई नंबर 0332797349। यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, कॉल मी एनी टाइम फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।